हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मूंग के बारे में। गाइस, एग्रीकल्चर संबंधित कोई भी एग्जाम हो उसमें दलहनी फसलों में मूंग की क्रॉप आपको देखने को मिलती है। जैसे कि अगर कुछ क्रॉप एग्जाम मेन एग्जाम की बात कर लें, जैसे राजस्थान बात करें जेट, ठीक है, और बात करें आईसीआर केंद्र की एग्जाम है, बात करें बीएचयू, बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एनडब्ल्यूओ, काफ़ी सारी एग्ज़ाम ऐसी हैं जिनमें आपको एग्रीकल्चर से संबंधित है तो उसमें मूंग मिलेगा। या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें मूंग का सवाल है तो इस क्लास से बाहर वो सवाल अगर चला जाए तो गारंटी है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको मूंग से संबंधित कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊंगा। इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको मैंने सब पीडीएफ के थ्रू पढ़ाऊंगा। आपको सामने में दिखा भी सकता हूँ किस प्रकार की राइट हैंड में आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको शानदार चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ मूंग के बारे में, तो लास्ट तक वीडियो में बनाना पड़ेगा आपके लिए। और गाइज, मूंग के साथ साथ काफ़ी सारी क्रॉप से काफ़ी सारे एग्रीकल्चर टॉपिक मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड करा रखे हैं। जैसा कि आपको मैं पर डे क्लास भी आती है, तो चैनल को, मेरे एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तो एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि आपको पता है कि इस पर मैं आपको एग्रीकल्चर संबंधित काफ़ी सारा फ्री मैटर आपको उपलब्ध कराता रहता हूँ। और कोई भी क्वेरी या फिर आपको पीडीएफ या फिर टेलीग्राम लिंक वगैरह कुछ भी चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको लिंक पिन कर दूँगा, ठीक है गाइज। और कोई भी आपकी दिक्कत है, समस्या है, तो मुझे मैसेज कर सकते हो इसी यूट्यूब चैनल पर किसी भी वीडियो के कमेंट में, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। और एक बात फिर बता दे रहा हूँ, अगर मूंग सिलेबस में है तो इस क्लास से बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा। और भी कोई सी भी क्रॉप आपको पढ़नी है तो मेरे चैनल पर सबकी प्लेलिस्ट दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आज पढ़ते हैं मूंग का सर्वप्रथम पढ़ते हैं अपन वैज्ञानिक नाम है बिग्ना रेडिएटा, ठीक है। और बात करते हैं, पेन को तो पतला कर लेता हूँ, और बात करते हैं कुल इसका फेबेसी, उत्पत्ति स्थल है इसका भारत, वंशु संख्या 2n=22। इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है, बस एक चीज़ याद करने वाली है आपको, जिसको मैं मोस्ट बता देता हूँ आपके सामने। ये 2n=22 है, इस पर कभी कभी 24 भी लिखा जाता है, तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। 2n=22 भी हो सकता है, 2n=24 भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करें आगे, एक मिनट, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आपके सामने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई हैं जैसे मूंग के बारे में। तो पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। मूंग का उपयोग दाल अथवा नमकीन, मिष्टान, पापड़ आदि पापड़ बनाने में किया जाता है। मूंग में प्रोटीन मात्रा 23% होती है। इसके पुष्पक्रम को रिसेम फल प्रकार को पोड़ कहा जाता है। यह राइजोबियम जीवाणु द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में सिंचित करता है। गाइस, मोस्ट सवाल कि यह नाइट्रोजन को मृदा में सिंचित करता है, ये एक बहुत ही अपने आप मोस्ट सवाल है। जैसा कि यहाँ पे से उतार भी सकते हो, जिसको उतारना वो साथ साथ उतार सकता है। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में कर सकता है और मैं उसको पीडीएफ उपलब्ध करा दूँगा, ठीक है। क्या होता है कि राइजोबियम जीवाणु के बारे में आपने सुना होगा कि जो ये वायुमंडल में, जैसे ये मान के चलो वायुमंडल है और यहाँ पर मृदा है, तो ये पादपों की जड़ में रहते हैं। मेनली कौन से पादप में रहेंगे? दलहनी में। ये रहते हैं किस पादप में? दलहनी में, ठीक है। और यहाँ से जैसे कि ये नाइट्रोजन, जो यहाँ से जो नाइट्रोजन होती है उसको ये खींचते हैं, यहाँ पर जीवाणु होते हैं और तथा उसके बाद ये मृदा में डालते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। तो गाइज, ये काम होता है राइजोबियम जीवाणु, और राइजोबियम जीवाणु पाए दलहन में, जिसमें दलहन में मूंग में भी पाए जाते हैं। इसकी खेती राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा आदि जिलों में की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है कि कहाँ की जाती है, आपको याद रखना है इसकी जगह पर। मैं आपको भी वो चीज़ लिख कर बता देता हूँ। इसकी जगह पर आपको याद रखना है कि इसकी खेती सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ की जाती है? नागौर। ये चीज़ आपको परमानेंट याद रखनी है, इसकी खेती सर्वाधिक कहाँ जाती है? राजस्थान, नागौर। वो चीज़ याद करने की नहीं थी ना, याद होती है, काफ़ी सारी क्रॉप्स होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर बता रहा हूँ, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं अपन जलवायु, ठीक है। जलवायु में क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की मूंग की खेती वर्षा तथा ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। पहले बता दूं कि यह खरीफ की फसल है, ज़्यादातर दलहन खरीफ की फसल होती हैं मेनली। खरीफ फसल, तो इसके लिए गर्म एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होगी। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त तापमान है, डायरेक्ट याद करना है। 20 से 40 सेंटीमीटर इसकी
वर्षा की ज़रूरत होती है। गाइस बरसात 20 से 40 सेंटीमीटर, अर्थात कि 20 से 40 सेंटीमीटर, तो ये है राजस्थान की वर्षा कितनी है 57.5, ठीक है। अर्थात ये राजस्थान में आसानी से की जा सकती है, ठीक है। राजस्थान में कोई मूंग की खेती कर सकता है। अब बात करते हैं मूंग की मृदा के बारे में, तो उसके लिए किस प्रकार की मृदा चाहिए। देखो गाइस, अगर आप किसी भी क्रॉप को देख लेना 100% 99.9% क्रॉप्स हैं, इनमें आपको दोमट व बलुई ये मृदा मिलेंगी। मृदा का सीधा कॉन्सेप्ट दोमट और बलुई 99.9%। कोई एक आध ही क्रॉप ऐसी होगी जिसमें मृदा में अंतर आएगा, लेकिन बलुई या दोमट, बलुई या दोमट, और पीएच मान फर्क पड़ता है, फिर भी 6.5 से 7.5 ये 90% में रहता है, 90% में, ठीक है। गाइस एक क्रॉप मैं बता दूं आपको मेनली, जैसा कि आपको पता है कि धान, आप धान पढ़ते हैं, धान में मृदा हमेशा पूछी जाती है, उसमें मटियाल मृदा चाहिए। उसी आपको ये सीधा चीज़ याद करनी है, बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है। कहीं ये लाखों रुपए का सवाल बता रहा हूँ मैं आपको फ्री में, ये समझ लो। धान में मटियाल मृदा चाहिए, नहीं समय में बलुई दोमट मृदा ही चाहिए, ठीक है गाइस। अब मृदा इसमें भी वही चाहिए, लिख रहा देखो, अभी मैं आपको सामने बता देता हूँ। इस राजस्थान खेती की जाती है और तथा इसके लिए निकास वाली दोमट मृदा आ गया, दोमट मृदा ये आगा, दोमट मृदा चाहिए। किस्मों और आप बात करते हैं किस्मों में, तो किस्में ये रही, किस्मों में कौन कौन सी किस्में पढ़ने वाले हैं हम। किस्मों में मैं आपको बता दूं कौन कौन सी आपके लिए याद है कि 800 याद रखना, RMG 62, RMG 267, RMG 66, धनवन याद नहीं रखना, मूंग ये मोस्ट है, RM बैसाखी, IPM 2 ज्वार, वर्षा, शीला, मोहिनी एंड RMG। कई सारी जो किस्में वो याद करने वाली हैं, आपको याद करनी है। अब आगे बढ़ते हैं अपन 20,000 के बारे में। गाइस और भी सारी क्रॉप वो क्या कि जैसे कि वो है इसमें है, लेकिन उनमें कोई मेनली समझाने वाला या फिर बताने वाला कुछ है नहीं, वो चीज़ें डायरेक्ट याद करने के लिए। वैसे मेनली जो थी ऊपर मैंने आपको बता दी है, लेकिन अगर आप और चाहते हो और भी याद करना अपनी नॉलेज के लिए, तो आप कमेंट बता सकते हो, उसको आपको मैं PDF दूंगा, फ्री है PDF भी, और उसके थ्रू आपको मिल जाएगी। लेकिन रिक्वायरमेंट होगी उसकी तो ही मैं दूंगा, मैं वैसे ही बेफालतू में किसी को नहीं देता, क्योंकि रिक्वायरमेंट जिसको है वो कमेंट कर दे, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बीज दर के बारे में। बीज दर कितनी इसके लिए चाहिए। देखो खरीफ की है फसल है, वैसे मेनली खरीफ में उगाई जाती है, तो खरीफ की फसल है, लेकिन दूसरा मिश्र खरीफ की फसल है, तो उसके लिए बीज दर चाहिएगी 15 से 20 kg हेक्टेयर, क्योंकि बीज थोड़ा ज़्यादा मोटा नहीं होता, पतले होते, तो 15 से 20 kg। लेकिन अगर बात करें वहीं पर कि हमारी फसल अगर मिश्रित फसल है, तो मिश्रित फसल के लिए जो हमारी बीज दर रहेगी वो 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर रहेगी। अब बात करते हैं बुवाई का समय। बुवाई का समय 15 जुलाई से 30 जुलाई या फिर ज़्यादा मध्य फरवरी से मध्य मार्च। देखो आप एक चीज़ याद रखो कि जो इसकी आपको याद कर रखना है, बुवाई का समय हर चीज़ याद रखनी नहीं होती, कुछ चीज़ में कॉन्सेप्ट ही लगाना था। बुवाई का समय की बात करें तो बुवाई के समय सिर्फ आपको पता है कि ये खरीफ की फसल है, और साथ में से जायद में भी बो सकते हैं या प्लस जायद। तो आपको ये पता होना चाहिए खरीफ फसल कब बोई जाती है। आपको पता है कि जून और जुलाई में बोई जाती हैं खरीफ फसलें, या फिर जुलाई या अगस्त में बोई जाती है। तो बस बुवाई के समय क्या जुलाई हो गया क्या अगस्त हो गया। ऑप्शन में अगर आपका होएगा तो एक ही चीज़ आएगी, जुलाई आएगी क्या अगस्त आएगी, तो आपको बस इतना याद रखना है। और दूसरी बात, इसे जायद बोया जाता है। जायद कब बोई जाती है, फरवरी मार्च में, तो फरवरी मार्च ये आ गया, जून जुलाई ये आ गया, जुलाई इसमें पर कोई नहीं। पौधरोपण दूरी 30/10 सभी दलनों में 30/10 रखी जाती है, लेकिन अरहर है उसमें थोड़ा अलग है। उसकी आगे आपको जहाँ पर भी अरहर पढ़ाई जाएगी वहाँ पर बताया जाएगा। आपको इसी चैनल पर अरहर की क्रॉप भी मिल जाएगी, अगर आप इसे रिकॉर्डेड रूप में देख रहे हो तो वीडियो। अब बात करते हैं अपन बीजोपचार के बारे में। बीजोपचार में 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, 3 ग्राम थायरम, इसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 30 से 40 ग्राम, जिप्सम 15 से 20 किलोग्राम अधिक उपज के लिए, ठीक है। ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें हम डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। अब आप चलते हैं खरपतवार नियंत्रण की तरफ। खरपतवार नियंत्रण में वैसे खरपतवार टॉपिक पढ़ाया है मैंने, आप उससे ध्यान से पढ़ लीजिए या फिर यहाँ पर देख लीजिए, वो बात एक ही पड़ेगी आपको, ठीक है। बुवाई के 30 दिन बाद निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, नो कॉमन बात है। फ्लुक्लोरेलिन
का उपयोग करना चाहिए। रसायन खाद 1 किग्रा का, कितने का, 1 किग्रा का फ्लुक्लोरीन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और 100 लीटर पानी में करना चाहिए प्रति हेक्टेयर बुवाई छिड़काव करना चाहिए। आप इसे पढ़ सकते हो, मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ और आप इसे चाहो तो कटाई की अवस्था। कटाई की अवस्था कब होती है, जब दालियाँ पीली काली पड़ने लगे और सूख जाएं तो उसकी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। अधिक सूखन फलियाँ चटकने का डर रहता है, अधिक सूखनी नहीं चाहिए क्योंकि फलियाँ चटक भी सकती है, इसकी मेनली डर होता है चटकने का। आगे बढ़ते हैं, उपज। और उपज की बात करें तो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर नॉर्मल उपज है इसकी। भंडारण के लिए 8 से 10, देखो 8 से 10 ये क्या होता है भंडारण में, देखो इससे आपको थोड़ा ध्यान से समझो। अगर फल व सब्जियों का क्रॉप है, कोई भी फल है सब्जी है, तो उसके लिए जो भंडारण के लिए 90% है वो 6 से 8% है। अगर बात वहीं पर बात करें हम कि दलहन है, सब चीज़ के लिए फिक्स है, ये चीज़ें फिक्स याद रख लो एक बार, सब में याद हो जाएगी। तो दलहन के लिए आपको पड़ेगी ये 8 से 10, अब ये 10% है हाईएस्ट, अब ये 8 से भी 10 हो सकता है, 7 से भी 10 हो सकता है, या फिर 9 से भी 8 हो सकता है। और बात करें मेनली जो कि शस्य फसलें होती हैं, समझ रहे हो, शस्य फसलें क्रॉप, एग्रोनॉमिक जो भी क्रॉप है उनके लिए चाहिए, मतलब अनाज वाले क्रॉपों के लिए, या फिर अनाज भी लिख सकते हो। अनाज वाली क्रॉपों के लिए चाहिएगा 8 से 12, मतलब हाईएस्ट 12%। अब वो 10 से 12 भी हो सकता है, 8 से 12 भी हो सकता है, 9 से 12 भी हो सकता है, 8 से 12। तो इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है 8 से 10%, क्योंकि ये है दलहन फसल के बारे में, ठीक है। रोग, पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, रोगों को आप खुद ही पढ़ सकते हो। पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, पाउडरी मिल्ड्यू ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इस रोग की पत्तियों के ऊपर सफ़ेद धब्बे, चूजे धब्बे दिखाई देते हैं, रोग को छोटी पत्तियाँ रहकर पीली पड़ जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसके नियंत्रण के लिए 2 किग्रा घुलनशील गंधक कैरोथीन का छिड़काव करें, दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल में करें, ठीक है। सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग, इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या कैप्टान 3 ग्राम दर से उपचारित करें। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हो, मैं आपके लिए लिखने का डेट करूँगा, और जो नहीं लिखना चाहता वो आगे स्किप भी कर सकता। गाइस पहले बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एग्रीकल्चर नॉलेज। आगे बढ़ा, आगे ये लास्ट रोग और लास्ट पेज, तीसरा मोजेक रोग। इसमें मेनली यह रोग मक्खी के द्वारा होता है, आपको ये बात याद रखनी है कि मेन रोग ये रोग मक्खी के द्वारा होता है, यह रोग मक्खी के द्वारा होता है। मिथाइल डेमाटोन द्वारा होता है। मेलाथियन का प्रयोग घोलकर बनाकर छिड़काव करें। आप ऐसी चीज़ को पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे हमारी मूंग की क्रॉप होती है, वो ख़त्म होती है। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको काफ़ी सारी क्रॉप एंड काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को चलो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी किसी भी चीज़, कोई भी टॉपिक, कोई भी कहीं पर भी क्वेरी या पर मुझसे कोई भी गलती हो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी एक कमेंट की पालना की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।